एक बार फिर आपका स्वागत है। महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया और आधी आबादी का कई दशकों से जो हक पेंडिंग था, मोदी सरकार चाहती थी कि वो हक महिलाओं को मिले, लेकिन इंडिया अलायंस ने पहली बार लोकसभा में एकजुट होकर बिल को पास नहीं होने दिया। बिल को लटका दिया गया। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई है, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। स्टालिन और राहुल गांधी, अखिलेश यादव की तस्वीर को लेकर नारेबाजी भी हुई। सपा और कांग्रेस दफ्तर के घेराव की तैयारी भी है, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की तैयारी भी की। एक वॉक थ्रू आपको वहां से दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए। महिला बिल अधिनियम को लेकर के पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और कई सारे हिंदू संगठन हैं जो इस समय लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनके हाथों में आप देखिए कि राहुल गांधी की तस्वीर है, स्टालिन की तस्वीर है, नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे हैं और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तमाम जो महिलाएं हैं वो इस समय बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका आह्वान है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे, उनके ऑफिसेस का घेराव करेंगे। पुलिस की संख्या भी यहाँ पर लग गई है, पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो किसी को जाने नहीं देगी। लेकिन ये कैसे होगा प्रोटेस्ट, पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या इरादा है जाने का, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगी आप लोग? हमारा यही इरादा है कि हम वहां जाकर के घेराव करें और अब ये सवाल रखें कि उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया, इसको क्यों खारिज किया गया, क्या कारण है इसका? क्या महिलाओं से डर लग रहा है उनको कि क्योंकि महिलाएं जाएंगी राजनीति पे, देश को और आगे बढ़ाने का काम करेंगी और सरकार के साथ हम लोग और मिलजुल के काम करना चाहेंगे, तो शायद वो ये नहीं चाह रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी ये कहती है कि राहुल गांधी नॉन सीरियस लीडर हैं। ऐसा ही कल महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान देखने को भी मिला। राहुल गांधी बिल के टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात नहीं कर रहे थे। मैं खुद उस वक्त स्टूडियो में मौजूद थी और मैं सोच रही थी कि राहुल गांधी ने बात तो सही शुरू की। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल जो है, इस बिल की आड़ में परिसीमन करने का इरादा है, लेकिन वो जादूगर की कहानी लेकर आ गए। वो जादूगर की कहानी, अपने बचपन के किस्से, दादी ने उन्हें कैसे डर से बाहर निकाला, यहां तक कि स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से सीरियस होने के लिए भी कहा। लेकिन राहुल गांधी ये कहते रहे कि मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, और फिर वो जब बोलते फिर वही जादूगर की कहानी सुनाते। आप सुने उन्हें। जैसे ही वो फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे, फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे। ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया। सर हुआ क्या? अब इंटरेस्टिंग बात थी सर, उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। सर हंस लीजिए सर, प्लीज सर। तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या खत्म सर। तो इतने बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर। अब आप सोचिए, प्रियंका गांधी भी बोली, कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी ने नहीं रोका, ओम बिरला ने नहीं टोका, स्पीकर ने गौरव गोगोई को नहीं टोका। राहुल गांधी ये कौन सी जादू की कहानी सुनाना चाह रहे थे अजीत जी? फिर अगर ये कहते हैं कि बीजेपी उन्हें नॉन सीरियस नेता कहती है, तो क्या गलत कहती है? ये क्या था? आप कोई स्पीच दे रहे हैं, लंबी स्पीच है अगर, तो आपकी हर अच्छे नेता की कोशिश होती है कि उसमें कुछ ह्यूमरस चीजें हो,
कुछ तो रस वाली बातें हो चुकी है, बड़ा इसमें रस और ह्यूमर वही कहाँ कहा है? कि वही कुछ ह्यूमर हो, कुछ विट हो, कुछ रस वाली बातें हो, ताकि लोगों का ध्यान भी रहे और फिर टू द पॉइंट आप बात भी कहें। तो ये हर नेता कोशिश करता है। राहुल गांधी के साथ हमेशा ये समस्या होती है कि जब वो इस तरह की कुछ बातें करना चाहते हैं तो उनका भाषण डिरेल हो जाता है। वो क्या कहना चाहते हैं वो मैसेज भी कन्वे नहीं कर पाते हैं और फिर उसका मजाक बनता है सोशल मीडिया में, तो लोग कहते हैं कि हमको ट्रोल कराया जा रहा है। आप खुद ही ये मौका देते हैं कि आपको लोग ट्रोल करें। अभी एक पोजीशन तय करके आए थे, जैसे होता है ना मिलिट्री में कमांड और पोस्ट तय होती है, हर पार्टी की पोस्ट तय थी, हर नेता अपनी पोस्ट पर खड़ा था, अपनी कमांड पोस्ट पर, उससे 1 इंच हटने को तैयार नहीं था। राहुल गांधी भी अपनी एक पोस्ट पर खड़े थे कि सरकार का विरोध करना है और विरोध के सारे मुद्दे ले आने हैं। जैसे वो सेना का मुद्दा भी ले आया कि सरकार सेना की आड़ में छिप जाती है, वो SC ST का भी मुद्दा ले आए, वो OBC का भी मुद्दा ले आए। सारे मुद्दे आप एक महिला आरक्षण, ये जो नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का बिल आया था, परिसीमन का जो बिल आया था, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात करने के बजाय, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के बजाय आपने सारी बातें कही। सारी बातें कही उन्होंने। तो वो सारा एजेंडा था, उनको भी पता था कि हमको मैसेज कन्वे करना है कि हम सरकार के विरोध में है, सरकार ऐसे ऐसे कमियां हैं, सरकार में ये गड़बड़ी करते हैं, ये बताना है उनको। तो और वो बताने में ठीक है, तो पॉइंट बता दें, लिख के ले आए, पढ़ दें, तब भी ठीक है। जैसे प्रियंका गांधी करती हैं, वो पॉइंट्स लिख के ले आती हैं और लिख करके उस पॉइंट्स को पढ़ती हैं, बीच बीच में कुछ ह्यूमरस बातें भी वो कर देती हैं। हाँ। ये यहाँ कुछ भी आप लिख करके नहीं ले आए हैं और इतना तारतम्य बिगड़ा हुआ है। और आप इतने बड़े बड़े लीडर्स हुए, ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसे मैंने देखा हो कि वो एक्सटेम्पोर बोले चला जा रहा हो। हर कोई अपना एक खाका तैयार करके आता है, उसके बाद उन्हीं बिंदुओं पर बात करता है। अमित शाह ने कल बोला ना कि कुछ नहीं, आप प्रियंका गांधी से ही सीख लें कि अपनी बात को कैसे रखना है, लेकिन बात तो रखें। नहीं, अमित शाह जी ने भी कहा और खुद राहुल गांधी ने भी कहा कि मेरी बहन तो अच्छा बोली जो मैं 20 साल से नहीं बोल पाया, ये भी समझते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा, उनके आसपास जो साइकोफेंट जिसको कहते हैं बहुत ही ज़्यादा, जो आपने देखा इस पर भी दर्शक पीछे एकदम इसकी तारीफ कर रहे थे। और एक डायलॉग उनका ध्यान दीजिए, मज़ा आया ना। उस सभाओं में भी पार्टी वर्कर में या जनसभा में बोलते मज़ा आया, पार्लियामेंट में बोल रहे मज़ा आया ना। किस बात का मजा? यही मैं पूछ रहा हूँ, वो खुद बोल रहे हैं। मतलब हम और आप यदि कहें कि मजाक करने वाली अलग बात है, मजा आया ना। दूसरा एक बात मैं जरूर कहूँगा, मीनाक्षी जी, चूंकि आपका चल दिखाता है, मैं कई बार सोमनाथ चटर्जी के समय से कह रहा हूँ, देखिए सिंदूर ऑपरेशन को उन्होंने जादू के साथ जोड़ा। ये कहा जाता है कि हम रिकॉर्ड से निकाल भी देंगे, मालिक कोई ऐसी अशोभनीय बात है। इवन जादूगर शब्द के लिए कहा गया असंसदीय है और उनको हो सकता है रिकॉर्ड में बाद में लिखित में न दिखाई दे। लेकिन मेरा कहना है कि वीडियो चाइना में, जापान में, पाकिस्तान में सब जगह उपलब्ध हो गया, डाउनलोड कर लिया गया कि सिंदूर को जादूगर यहाँ का प्रतिपक्ष नेता कहता है जी। कल खुदा न खास्ता ये खुद ही मान लो प्रधानमंत्री बन जाए, जो सपना देखते हैं, क्या ये कहेंगे कि सिंदूर ऑपरेशन जादू था? आर्मी का इतना डेरोगेटरी। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों को पहले ही कहा जाए कि आप बोलेंगे तो आप पर ये एक्शन होगा। वरना हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा संसद में हो गई है, जो वीडियो चला करके कार्रवाई से निकाल दिया गया, वो कार्रवाई से नहीं निकलता है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझता देश? और वैसे भी वहां की कार्रवाई से निकल जाएगा, लेकिन तब तक तो वो चंक कट कर रील बन करके पोस्ट होके पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाता है। मैं प्रियंका गांधी की ही बात कर रही थी। एक सेंसिबल नेता किस तरीके से बात करता है, वो प्रियंका गांधी के भाषण में भी था और पोस्ट वोटिंग उनके बयान में भी था। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस 2023 में ही पास हुए आरक्षण बिल पर एक बार फिर से बात करने के लिए तैयार है। वो ये कह रही है कि सरकार अगर वाकई में महिलाओं को हक देने के लिए इतनी गंभीर है तो सरकार सोमवार को सत्र बुला ले, बिल पेश करे, विपक्ष उसे सपोर्ट करेगा, पता चल जाएगा कि कौन एंटी विमेन है। They should bring the old women's bill, the one which was passed by all parties, immediately on Monday. We should hold parliament on Monday, bring the bill and let's see who's anti-women. We will all vote and support. जो प्रियंका गांधी कर रही हैं वो राहुल गांधी क्यों नहीं कर पा रहे हैं अजीत जी? देखिए, एक तो राहुल गांधी की एक ऐसी इमेज धीरे धीरे बनाई गई है, उनके आसपास के लोगों ने बनाई, जिनको अभी कहा लोग जिन्हें कि साइकोफेंट्स बैठे हुए हैं, वो हर बात के लिए कहते हैं कि वाह वाह क्या कमाल की बात कही है आपने तो गजब कर दिया, आपने तो धो दिया एकदम प्रधानमंत्री को, कोई बोल नहीं पाया, अमित शाह का चेहरा देखे उतर गया, स्पीकर का चेहरा देखे उतर गया। तो इस तरह की बातें उनके आसपास के लोग कहते कहते पिछले बात, मतलब वो तो 20 साल हो गए उनको, 22वां साल उनका पार्लियामेंट में चल रहा है, कहते कहते उनको लग गया कि ये सचमुच बहुत अच्छी बात है और ये हमारी यूएसपी है कि हम पार्लियामेंट में खड़े होकर के कुछ भी बोलेंगे। और आपको प्रिविलेज है, पार्लियामेंट में आपको एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि आप कुछ भी कहेंगे तो उस पर बाहर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इस प्रिविलेज का फायदा उठा करके आप कुछ भी बोलते हैं वहाँ, और उसका ये नहीं, आप कुछ भी बोल करके अगर फायदा उठा लेते पॉलिटिकल,
तब भी माना जाता है कि चलिए आप बहुत शार्प पॉलिटिकल आदमी हैं कि आप उस मंच का फायदा उठा करके ऐसी बातें कहते हैं जिसका आपको राजनीतिक लाभ हो जाता है। अब देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी 2 साल नहीं हुए पार्लियामेंट में आए हुए, और हर व्यक्ति उनके पूरे आचरण की तारीफ करता है। वो जहां बैठती हैं, पीछे बैठती हैं, वहां से जिस तरह से तैयारी के साथ आती हैं, जिस तरह से वो भाषण करती हैं, उनके पास एक नोट तैयार होता है। उस नोट्स में उनको कहाँ ह्यूमर डालना है, कहाँ विट डालना है, कहाँ टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात करनी है, वो सब एक कंस्ट्रक्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड भाषण होता है। वो गंभीर होते होते अचानक से कैसे अमित शाह जी को उन्होंने हंसा दिया। और फिर राहुल गांधी ने कहा कि भाई इतने हमारी बहन ने अमित शाह को हंसा दिया जो आज तक कोई नहीं कर सका था। तो आप एक स्ट्रक्चर्ड होता है, भाषण का एक स्ट्रक्चर होता है, हर व्यक्ति जानता है, हर नेता जानता है। उस स्ट्रक्चर्ड भाषण में आप अभी कहीं और हैं, फिर कहीं और चले गए, बिखर गया भाषण, आपका कोई मैसेज कन्वे नहीं हुआ। और देश के लिए जो कहा आलोक जी ने, बिल्कुल ठीक कहा कि एकदम कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपने भी कहा कि वो कट के रील बन के चारों तरफ चलने लगता है, और उससे जो विरोधी लोग हैं, देश के विरोधी लोग भी हैं, उनको भी एक मौका मिलता है कि वो एक धारणा बनाए और प्रचार करें भारत को नीचा दिखाने के लिए। अमित शाह की वो मैं बयान ही सुना देती हूँ, जरा सुनाएं। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा राहुल गांधी के भाषण पर, और प्रियंका गांधी पर उन्होंने क्या कहा? भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। और अच्छा, जब अमित शाह ये बात कर रहे थे उस वक्त पीछे प्रियंका गांधी का भी जो का विजुअल आया, उसमें वो भी मुस्कुरा रही थी। देखिए, हेल्थी डिस्कशन तो ऐसे होता है, और इसमें अब चर्चा ये चल रही है कि किससे नफा हुआ, किससे नुकसान हुआ। तो महिला आरक्षण से जुड़े हुए इस बिल के खिलाफ वोट करके विपक्ष फंस तो रहा है। ममता बनर्जी को बंगाल में हो सकता है कि थोड़ा 1-2% का नुकसान हो, जो अभी आलोक जी कह रहे थे। अखिलेश यादव को लेकिन 2027 चुनाव में अच्छे खासे नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसे कई पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है। 2029 के इलेक्शन में राहुल गांधी को भी झटका लग सकता है। हालांकि तमिलनाडु की डीएमके एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे बेनिफिट दिखाई दे रहा है। स्टालिन को बिल के विरोध में काला कपड़ा पहनने का फायदा मिल सकता है, क्योंकि स्टालिन की पार्टी डीएमके ने इसे साउथ वर्सेस नॉर्थ का इश्यू बनाया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, और जब पब्लिक वोट डालने के लिए पहुंचेगी तो उनके मन में क्या होगा? क्या पोलिंग बूथ पर महिलाओं का गुस्सा दिखेगा या नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला इश्यू चलेगा? ये इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि ये डीलिमिटेशन बिल ये बहुत करीने से और बहुत एग्रेसिवली डीएमके पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेकर गया है। यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी अजीत जी, उस चर्चा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उससे पहले ही वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिखाई देने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि भाई ये वो राज्य है जिसने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी योजनाएं थी उसको इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो हमें इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े। वहां पर इन्हें फायदा दिखाई दे रहा है। दिल्ली ये पहले से वहां इशू चल रहा था, नॉर्थ वर्सेस साउथ का इशू चल रहा था, और डीएमके ने, एमके स्टालिन ने सनातन को लेकर के, हिंदू को लेकर के, उत्तर भारत को लेकर के, हिंदी भाषा को लेकर के अपनी एक पोजीशन तय की हुई थी। उस पोजीशन से वो चुनाव लड़ रहे थे। वो पोजीशन थोड़ी और स्ट्रांग हो गई इससे, क्योंकि लगा कि अचानक सरकार परिसीमन बिल ले आई है, और अगर जैसे ये बार बार ये क्लियर किया गया कि 50% आपकी सीटें बढ़ेंगी, 50% इधर भी बढ़ेंगी। इसके बावजूद जो नैरेटिव बना वो ये है कि मान लीजिए कि उनका 39 सीटें हैं लोकसभा की, 50 बढ़ के 60 हो जाती हैं। अगर 50% सीट बढ़ती है तो 60 सीट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बढ़ेंगी 50% तो 120 हो जाएंगी। तो अभी 39 वर्सेज 80 है, 41 सीट का अंतर है। 60 वर्सेज 120 होगा तो 60 सीट का अंतर हो जाएगा। तो ये नैरेटिव वो बनाने में कामयाब रह गए कि हमारी राजनीतिक हैसियत कम की जा रही है, घटाई जा रही है, और इसके लिए उन्होंने बड़ा ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रतीक चुना कि बिल की कॉपी जलाई उन्होंने। जी, लेकिन मैं एक जो डेटा है जो सोर्स इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही है, उन्होंने एक डेटा शेयर किया जिसमें उन्होंने तमिलनाडु का ही लिखा। अब हालांकि अब तो डिलिमिटेशन हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी जो गृह मंत्रालय कह रहा था वो ये कह रहा था कि करंट लोकसभा सीट 39 है, और 543 सीटों में अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो ये 7.18% है। अगर डिलिमिटेशन हो जाता तो संख्या बढ़कर 59 हो जाती सीटों की, और जो परसेंटेज है वो 7.23 का हो जाता। तो यहां पर भी तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था।
तो केंद्र सरकार समझाती रह गई, लेकिन डीएमके नहीं समझी और ना उनकी, मुझे नहीं लगता कि वहां पर लोगों को भी ऐसा लगा है कि केंद्र सरकार की मंशा गलत नहीं है। देखिए, केवल इस बिल पर नहीं, जैसा मैंने बंगाल में कहा कि फायदा बीजेपी को उतना नहीं है, उसी तरह से डीएमके का एक तमिल अस्तित्व जो कहना चाहिए, तमिल मतलब आप ये कहिए, वो तो एक समय में श्रीलंका के साथ जो था तमिल हमारे लिट्टे का मामला था, उसमें तो डीएमके उनका साथ दे रहे थे अलग। तो अब ये लड़ाई राष्ट्रवाद जो बीजेपी का एजेंडा है, जो जाति के विरुद्ध भी जिस तरह से, ठीक है जाति के हिसाब से टिकट भी देते हैं, ऐसा नहीं कि डीएमके उन लोगों को आकर के लोगों को नहीं दे रहे, या एडीएमके के लोगों को जोड़ा है। अब ये लड़ाई लंबी इसीलिए है, मैं अभी भी इसलिए कह रहा हूं, इस चुनाव में जो उन्होंने काला कपड़ा पहना या वहां खुद, इस पर भी मैं एक लाइन कहूंगा। देखिए, वो जैसे राहुल गांधी ने फाड़ा था ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह के समय का, इनको एज ए चीफ मिनिस्टर, वो तब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर नहीं थे, यहाँ ये चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर रह के एक जो संसद में चर्चा हो रही है उसको जलाना कितना ही देखा जाए तो बहुत ही गंभीर अपराध है, मेरा ऐसा मानना है। आप यदि डॉक्यूमेंट को जो एक पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है, इस तरह से मुझे लगता है कि इन्होंने उसको, लेकिन इसका फायदा इसलिए खाली इस इशू पर नहीं आएगा कि सीट घट रही थी या तमिलनाडु को नुकसान है, उनको तमिल अस्तित्व को लेकर के, और इसलिए बीजेपी वहां पर उन महिलाओं को लेकर के जो नया वोट बैंक बना रही है, अभी वहां फिर प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं या कल जाने वाले हैं, उसमें उनको अपना उपयोग करेंगे महिलाओं को लेकर के। आज ही उनकी रैली होने जा रही है। लेकिन अजय जी, 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार का कोई बिल गिर गया है और तमाम कोशिशें करने के बावजूद बिल गिर गया, और विपक्ष में भी जबरदस्त एका दिखाई दी। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, स्टैलिन, अखिलेश यादव बिल्कुल इंटैक्ट दिखाई दिए। ये ट्रेंड क्या अब 2029 तक दिखाई देगा? देखिए, ये इस लोकसभा का एक ट्रेंड है जी। आप इस लोकसभा में पहले दिन से, चूंकि ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र मोदी 240 वाला इंपैक्ट दिखाई दे रहा है ना, वही 240 का, और अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी की सीटें 99-100 होने का एक जो इंपैक्ट था, और अपोजिशन एकजुट होकर के लड़ा तो इंडिया ब्लॉक 204 और ममता बनर्जी 29 सीट लेकर के आई, 233 सीटें वो इंटैक्ट रहे। उन्होंने अपने साथ आम आदमी पार्टी भी जुड़ी उनके साथ, उसके भी 3 विधायक आए, और अकाली दल का भी विधायक आया उनके साथ। तो ये एक जो एकजुटता है अपोजिशन की, ये पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं दिखा है, ये बाहर भी दिखेगा, और इसका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा अपोजिशन। ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि भाई नरेंद्र मोदी का करिश्मा और अमित शाह का मैनेजमेंट जो प्रबंधन है वो दोनों फेल हो गया। ये एक नैरेटिव बनाना, हर बार ये माना जाता था ना कि अमित शाह ने सोच लिया अब उन्होंने कहा होगा ही, अब तो ये होना ही तय है। भाई यहाँ तक धारणा कैसे बनती है कि वो क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच गए तो लोगों ने कहा कि अब तो भारत जीतेगा ही। तो इस तरह की धारणा बनी हुई है। नहीं, धारणा सबसे बड़ी चीज होती है। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में ऐसी धारणा बनी थी कि अंग्रेज उनको अरेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, उनको पकड़ते हैं और वो जेल से निकल के चले जाएंगे, जब चाहेंगे तब जेल से निकल के चले जाएंगे। तो ये ऐसे बिरसा मुंडा के बारे में बनी थी, भगवान तभी कहा गया उनको। तो ये धारणा बनती है, इस धारणा को एक डेंट होगा चाहे जितना हो कि भाई नहीं मैनेज कर सके आप, अपोजिशन को मैनेज करने की कोशिश की नहीं कर सके, अपोजिशन एकजुट रहा, इसका वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज इस चुनाव में लेने की कोशिश करेगा, और इसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बीजेपी के वर्कर्स पर भी होगा कि कहीं ना कहीं जादू कम हो रहा है, कि हम भी हार सकते हैं, बिल्कुल हमारी भी ताकत कम हो सकती है। आलोक जी, ये एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट विपक्ष को दिखाई दे रहा है। विपक्ष पे उनके अपने जो वर्कर्स हैं उनका मॉरल बूस्ट करने के लिए उसका फायदा मिलता है। जनता के बीच में कितना पड़ेगा, फिर बाद में टिकट बंटवारे के समय जैसे फिर पार्टियां टूटती हैं। अभी 2 साल बाकी है, देखिए 29 को, वैसे देखा जाए तो 3 साल कहिए, 2.5 साल कहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में हम ये मान के चलें कि इसका फायदा 29 में मिलेगा। हमने हाँ राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसमें कैसे मिलकर के लड़ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं यूपी की बात कर लेती हूँ। यूपी में इसका बेनिफिट क्या विपक्ष उठा पाएगा? अखिलेश और राहुल कोशिश करते, लेकिन कांग्रेस को तो नहीं मिलेगा फायदा। मैं तो आज भी मानने को तैयार हूँ, कांग्रेस के पास लोग ही नहीं है। देखिए, इस मैसेज को भी अभी बार बार करें, हम सड़क पर जैसे एनडीए जा रहा है, उनके पास बड़े पैमाने, चाहे विश्व हिंदू परिषद कहिए, आरएसएस कहिए, जो संगठन कहिए, हर पार्टी के पास अपना जो है, या दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं, जेडीयू के अपने लोग हैं, जहाँ जहाँ एनडीए के लोग हैं, नायडू हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश, वो साउथ की दृष्टि से उनके पास भी वर्कर एक अच्छा पुराना उनका एक वो रहा है, एक समय में तो वो भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। इसी दृष्टि से उनका, कांग्रेस के पास तो कुछ नहीं है, नीचे संगठन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कहने को ये फायदा हो सकता है, लेकिन जीत तो जो है वो सिर्फ आपके अपने कैडर क्या है, आपकी अपनी ताकत क्या है, आपके किस तरीके से आप चुनाव करते हैं कैंडिडेट का, उस पर निर्भर करता है। दिल्ली से बीजेपी की सांसद कमलजीत शेरावत, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस ने एक होकर महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया, विपक्ष ने एक बार फिर महिलाओं के हक को छीन लिया। कमलजीत शेरावत से बात की हमारे संवाददाता शोएब रफसा ने।
इस वक्त हमारे साथ कमलजीत सहरावत जी मौजूद है। मैम, बड़ी उम्मीदें थी आप लोगों को, लेकिन महिला आरक्षण हो या जो संविधान संशोधन प्रस्ताव है, चूंकि वो गिर गया तो महिला आरक्षण का भी जो बिल है वो पेश नहीं हो पाया। और कल रात भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया। अब आगे क्या तैयारी है, क्या चीज है? महिला आरक्षण बिल को प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में 2023 में लेकर आए थे और जिसे पास भी राज्यसभा और लोकसभा से करा दिया गया। लेकिन उसके अंदर कंडीशन थी कि ये सेंसेक्स और डिलिमिटेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन पर जाएगा। इस बीच में विपक्ष ने जाति जनगणना की बात उठाई और सरकार को लगा कि हमें जाति जनगणना पे जाना चाहिए, इसलिए जो अब सेंसेक्स हो रहा है उसको पिछले इतने दशकों से हो रहे सेंसेक्स से अलग रखते हुए उसमें जाति जनगणना को जोड़ा गया। भारत एक विशाल देश है, 140 करोड़ के लोगों के बीच में जाति जुड़ने से सेंसेक्स में समय ज्यादा लगता हुआ सरकार को महसूस हुआ। सरकार ने विपक्ष की सहमति से जाति को जोड़ा था और विपक्ष को पूरा बताते हुए उनकी सहमति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था। तो सरकार की उम्मीद थी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जब ये बार बार कह रहे थे कि जल्दी लागू होना चाहिए, तो हमें एक संशोधन लाकर इसे जल्दी लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कल विपक्ष ने जस्टिफाइड होते हुए भी इस बिल को गिरा दिया। 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, विपक्ष ने साथ नहीं दिया। पूरा इंडी गठबंधन एक हो गया और महिलाओं के हक को फिर से उन्होंने छीन लिया। अब देखिए, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है। सिक्किम में महिलाओं के प्रदर्शन का ये वीडियो है जो किरण रिजिजू ने पोस्ट किया। महिलाओं ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, सिक्किम में बड़ी संख्या में महिलाएं निकली हैं। अब हम ये पूछ रहे थे कि क्या ये मैसेज जा रहा है, पूर्वोत्तर में तो जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। पूर्वोत्तर में तो आप जानते हैं कि फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है और महिलाओं का से कितना है वो भी आप जानते हैं। अगर जिस तरीके से सिक्किम में ये प्रोटेस्ट निकला है और इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर निकली हैं, उत्तर भारत में भी अगर ये तस्वीर सामने आएगी तो फिर विपक्ष के लिए चिंता की बात जरूर हो जाएगी।